हम लोग आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। देखो, और देखो कल एक बात था आपका, सुनना ध्यान से कि क्या कुछ पूछना है कल के क्या। सुनो, कल पहले हम बता देते हैं कि एक उल्टा चीज लिखा गया था, जैसे कि एसी को डीसी में हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो रेक्टिफायर यूज होता है, और डीसी को एसी के लिए इन्वर्टर होता है। रेक्टिफायर और इन्वर्टर एक ही सेटअप में रहता है, ठीक है, वो है। तो आप उसको बदल लेंगे वहां पे, ठीक है। रेक्टिफाई करके उसको जो है डीसी में बदलता है। एसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू डीसी बाय रेक्टिफायर, रेक्टिफायर, ठीक है। चलिए देखना, ध्यान देंगे। एसी करंट के बारे में हम बहुत बात कर लिए, लेकिन आगे हम बात करते हैं, सुनना ध्यान से, थोड़ा बहुत डीसी के बारे में, ठीक है। देखो, आवाज नहीं, डीसी, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट के बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। डायरेक्ट करंट, अब देखो डायरेक्ट करंट का मतलब क्या होगा, दो चीज एकदम सेम होगा, सुनना। ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड, ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी, पोलैरिटी इज कांस्टेंट विथ टाइम, इज कांस्टेंट विथ टाइम। अब देखो क्या होता है ना, कोई डिवाइस एसी के लिए ही बना होता है, कोई डीसी के लिए। कोई डीसी पंखा होता है जो खाली डीसी से ही चलेगा, उसको एसी में कर दोगे तो हो सकता है कि धुआं धुआं भी हो जाए, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी कांस्टेंट विथ टाइम, मतलब 2 एम्पियर तो 2 एम्पियर, 4 एम्पियर तो 4 एम्पियर। अच्छा, अब देखो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। एक प्योर डीसी का ग्राफ ऐसे, आईटी ग्राफ ऐसा होता है। प्योर डीसी का आईटी ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, कि एक कांस्टेंट करंट मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें आपको कोई वेव देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो डीसी करंट का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। याद रखना, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी, एसी का 50 हर्ट्ज इंडिया में जो बनता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो हम लोग यूज करते हैं उसका 50 हर्ट्ज। देखो, और डीसी का फ्रीक्वेंसी कितना? जीरो। प्योर डीसी है तब, क्योंकि उसका वेव बन ही नहीं रहा है, तो वेव नहीं तो काहे का फ्रीक्वेंसी भाई, ठीक है। तो डीसी का फ्रीक्वेंसी ये होता है जीरो, ठीक है। हाँ, इसके अलावा आपको कैसा भी ग्राफ दिखेगा तो प्योर डीसी तो नहीं रहेगा, या तो मिक्सचर ऑफ डीसी रहे, या जो भी है आप एसी डीसी को मिक्स करके ही बना सकते हैं। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट, पोलैरिटी कांस्टेंट रखना है तो ऐसा रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये डीसी करंट है कि नहीं, ये बताना थोड़ा सा। देखो, आईटी ग्राफ है, लेकिन इस तरीके से, पहले करंट इतना 2 एम्पियर का, अब फिर इसके बाद 2 एम्पियर का ही करंट है, फिर 2 एम्पियर का ही करंट है, ऐसे। डीसी है कि नहीं है? करंट तो 2 ही एम्पियर का दे रहा है भाई, फिर क्या नहीं है, क्योंकि प्लस में फिर क्या चीज में चला जा रहा है, अब फिर प्लस में। पोलैरिटी अगर बदलने लगे तो समझ जाना कि वह डीसी नहीं है। मिटाने वाला कहाँ गया, देखो तो वो है, हाँ यही है, छोड़। हाँ, ध्यान देंगे थोड़ा सा फटाफट। एसी से रिलेटेड जो जो बात लिखे थे यहाँ पे लिखेंगे जल्दी से। फ्रीक्वेंसी तो लिख दिए जीरो। कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, इसको आप ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। काहे भाई? इसमें पावर लॉस ज्यादा होता है। क्या ज्यादा होता है? पावर लॉस इज मोर देन एसी, मोर देन एसी। अच्छा, मोर देन एसी, और ये महंगा भी होता है, ठीक है। तो एसी इज चीपर देन डीसी। अब महंगा को क्या बोलते हैं? कॉस्टली, कॉस्टली बोल सकते हैं, एक्सपेंस। जैसे देखो, महंगा का दो बहुत वर्ड आता है, एक्सपेंसिव, कॉस्टली, ठीक है, और हाई प्राइस है, कोई यही बोलता है, ठीक है। इट इज एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा महंगा को बोलते हैं, इट इज कॉस्टली देन
हाँ, इट इज कॉस्टली देन डीसी। होता है ना कि आप कोई सस्ता सामान खरीदो तो उसको बाई कहते हैं, महंगा सामान खरीदो तो परचेज कहते हैं। ठीक है, इट इज, आई एम गोइंग टू बाई ए कार, नहीं, या क्या पता हम उल्टा भी बोल रहे हो। बाकी है कुछ ही दोनों में से। ठीक है, हमको तो जो मतलब अच्छा लगता है सुनने में वही बोल देते हैं। ठीक है, ग्रामर यही पे चलता है। इट इज कॉस्टली देन डीसी। क्या? हाँ, इट कैन बी स्टोर्ड इनटू बैटरी। इट इज, it can be stored, it can be stored into, it can be stored into battery और सेल। आप इसको बैटरी या सेल में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इट कैन बी स्टोर्ड। और क्या था उससे रिलेटेड पॉइंट, एसी से रिलेटेड पॉइंट देखो जो है लिख सकें। हाँ, इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, इट कैन नॉट बी अ स्टेप अप और अ स्टेप डाउन। मतलब आपको जितना वोल्ट के बैटरी है उतना मिलेगा। ठीक है, इट कैन नॉट बी अ स्टेप अप और अ स्टेप डाउन। स्टेप अप जो है ट्रांसफार्मर से करते हैं या चोक कॉइल का यूज होता है उसमें। ठीक है, तो इसको नहीं कर सकते हैं। हाँ, बदल कैसे सकते हैं, डीसी टू एसी इन्वर्टर। अब सही है, डीसी टू एसी क्या, बाय इन्वर्टर। डीसी से एसी इन्वर्टर के मदद से हम कर सकते हैं। ठीक है, इसको मेजरिंग कैसे करते हैं, मेजर्ड बाय, मेजर्ड बाय मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। डीसी को मेजर करते हैं क्या, डायरेक्ट करंट को गैल्वेनोमीटर से मेजर कर सकते हैं। क्या चीज से, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से। या आप नॉर्मल जो है मीटर होता है वोल्ट मीटर, उससे भी आप इसका वोल्टेज करंट मेजर कर सकते हैं। मूविंग कॉइल, अच्छा हम क्यों लिखे हैं आपको ये पता चलेगा। आप याद करो कि गैल्वेनोमीटर में ही संट का यूज करके हम बनाते हैं एमीटर, और गैल्वेनोमीटर का यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं, वोल्ट मीटर। इतना तो पता होगा, तो इसलिए हम लिखे कि इसका मेजरमेंट हम लोग करते हैं जनरली मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से, गैल्वेनोमीटर से। ठीक है, अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से करते हैं जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट पे बेस्ड होता है। और ये कौन सा इफेक्ट शो करता है बताओ, हिट डीसी कौन सा इफेक्ट शो करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट और हीटिंग इफेक्ट, तीनों। ठीक है, और एसी कौन सा शो करता है, एसी मेनली हीटिंग इफेक्ट शो करता है। कौन सा इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट मेनली। अगर आपको इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है तो आप वहां पे इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है, तो अगर आप एसी करंट जोड़ देंगे तो आयंस को पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ जाना है मान लो, तो पॉजिटिव एन जाएगा, थे पॉजिटिव एन आयंस एन आयंस जाएगा करने। तो इस ऐसे सोचो, थोड़ा सा सोचने वाला बात है। इलेक्ट्रोलाइसिस में देखते हैं ना, ये नोड पे H2 गैस या O2 गैस या जो भी है आप बोलते हो, ये नोड कैथोड पे गैस निकल रहा है। ठीक है, अब बात यह है कि एनोड या कैथोड पे कोई आयन जाएगा, अगर पॉजिटिव आयन है तो निगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाएगा, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है आयन है तो निगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एसी जोड़ देंगे तो टर्मिनले बदलते रहेगा, प्लस माइनस, तो आयन ना इधर जा पाएगा बढ़िया से, नहीं इधर जा पाएगा, तो आपका इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये बात समझना। तो केमिकल इफेक्ट में हम लोग यूज नहीं करते हैं। वही मैग्नेटिक इफेक्ट में हम इसका यूज क्यों नहीं करते हैं, या मैग्नेटिक इफेक्ट यह क्यों नहीं शो करता है, जैसे करता है लेकिन उसका रिजल्ट नहीं दिखता है। जैसे हम बोले कि डिफ्लेक्शन यहाँ पे कंपास ले गए तो करंट एने आ रहा है, तो कंपास अगर इधर डिफ्लेक्ट किया, फिर करंट एने जा रहा है तो कंपास इधर डिफ्लेक्ट किया, और 1 सेकंड में 50 बार ऐसा हुआ, तो कंपास ओवरऑल हिला हुआ दिखेगा नहीं, लगेगा कि वहीं का वहीं है।
ठीक है। तो इसीलिए इसका करता सब इफेक्ट है, क्या केमिकल रिएक्शन नहीं करवा रहा है, आयन को तो नहीं जा रहा है, वो कहो कि हमारे लिए वहां काम का नहीं है, इसीलिए हम बोलते हैं कि हम मेन रूप से कौन इफेक्ट शो करता है, हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। इसीलिए इसके जितने भी डिवाइस है वो बेस्ड होते हैं किस इफेक्ट पे, मेजरमेंट वाले, हीटिंग इफेक्ट वाले पे। लिखवाए भी है हॉट वायर एमीटर और हॉट वायर वोल्टमीटर, ठीक है। तो मेनली बेस्ड यहाँ पे बोल सकते हैं कि सो हीटिंग इफेक्ट, सो हीटिंग इफेक्ट magnetic effect as well as chemical effect. नीचे लिख लेना नोट, AC mainly show heating effect, AC mainly show heating effect. यहाँ it is more than AC, हाँ it is costly than DC, नहीं AC, हाँ 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 AC, हाँ AC सस्ता है ना। अब देखो एक तरफ हम यहाँ पे, आप लोग लिखो यहाँ पे इधर, हाँ अब हम आपको एक दो बस सिंपल सा बात बताने जा रहे हैं जो बस फिर एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा हमारा। पार्ट ऐसा है कि कहाँ लिखे, इधर लिखते हैं। एसी डिवाइस को डीसी में यूज कर ले, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि जो एसी का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, एसी इंस्ट्रूमेंट, और इधर हम लिख रहे हैं डीसी इंस्ट्रूमेंट, ऐसे लिखते हैं ना पॉइंट ही बना के। ये तो हो गया डीसी के बारे में, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हम पॉइंट लिख रहे हैं अलग से, ठीक है। देखो बात यह है कि अगर आपके पास एसी इंस्ट्रूमेंट है, एसी इंस्ट्रूमेंट मान लो कि आपके पास एमीटर है एसी करंट को मेजर करने वाला, या डीसी करंट को मेजर करने वाला कुछ भी है, एसी करंट को मेजर करने वाला आपके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट है, तो जब आप मेजर करेंगे, करंट मेजर कर लो या वोल्टेज मेजर कर लो, तो आपको वह आरएमएस वैल्यू बता के देता है। कैसा वैल्यू देता है? आरएमएस वैल्यू। आरएमएस जैसे सुनना, आरएमएस वैल्यू क्या है आगे हमें पढ़ना है, इसका फुल फॉर्म है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब आपको यहाँ पे हम कितना भी बोल ले, अब आपको नहीं समझ में आएगा, कारण ये है आरएमएस के बारे में आपको कुछ हम बताए नहीं तो कैसे समझ में आएगा। ऐसे समझ लो कि जब करंट फ्लो होता है, हम आपको एकदम बेसिक आइडिया देते हैं, ठीक है। आरएमएस वैल्यू, सर आरएमएस वैल्यू क्या होता है? इसका सिंपल आंसर ही है ना, एसी करंट या एसी वोल्टेज अगर आप नाप रहे हो मीटर से, तो जो आंसर आपको आ रहा है वो करंट का आरएमएस वैल्यू निकाले हो। कौन सा वैल्यू? आरएमएस। अच्छा जैसे हम अभी यहाँ पे मीटर लेके अगर हम इसमें हम चेक करें, अभी चेक करें तो हमको 220 वोल्ट अगर मान लो दिखा रहा है 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट क्या है मेरा? आरएमएस वैल्यू। तो सवाल ही है कि आरएमएस वैल्यू आखिर होता क्या है, जो कि हमें आगे भी पढ़ना है। तो आरएमएस वैल्यू का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये तो हम यही बोल सकते हैं, अभी क्या है नहीं है थोड़ा देर वेट कर लो, ठीक है। तो हम आपको याद रखना है आरएमएस वैल्यू। अच्छा आरएमएस वैल्यू का अदर और भी नाम है, इसको बोलते हैं, सुनना ध्यान से, वर्चुअल वैल्यू। क्या बोलते हैं? वर्चुअल वैल्यू। इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं इफेक्टिव वैल्यू, ठीक है। वर्चुअल वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू, ठीक है, या आरएमएस वैल्यू, ठीक है। तो आप दिमाग में बैठा लो, एसी अगर एसी करंट अगर मेजर कर रहे हो कोई मीटर से, तो आपको कौन सा करंट मिला? आरएमएस करंट। अगर वोल्टेज मेजर किए 220 वोल्ट, तो आपको आरएमएस वोल्टेज मिला। क्या मिला? हाँ, अब आरएमएस का मतलब आपको आगे समझ में आएगा, एक इंपॉर्टेंट टर्म आपका इस चैप्टर में बनेगा, ठीक है। हाँ अच्छा, लेकिन वही हम पूछे कि सर
अगर हम डीसी करंट मेजर कर रहे हैं तो मतलब डीसी इंस्ट्रूमेंट से कोई चीज मेजर कर रहे हो तो डीसी इंस्ट्रूमेंट है, अगर हम उससे मेजर कर रहे हो तो वही वो आपका एवरेज वैल्यू देगा। क्या देगा? एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू मतलब अगर आप कोई बैटरी का वोल्टेज नाप रहे हैं तो वो आपका एवरेज वोल्टेज दे रहा है, करंट नाप रहे हैं तो एवरेज करंट निकाल के देता है, यानी कि डीसी इंस्ट्रूमेंट आपका एवरेज वैल्यू देता है। ठीक है, एवरेज करंट का फॉर्मूला जानते हैं ना, टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम, वैसे ही एवरेज, तो ये आपको याद रखना जरूरी है। अच्छा, हम इसीलिए इसको बताएं कि आपको इंपॉर्टेंट है, आपको जाना चाहिए। चलो हम बोलेंगे इफ एसी इंस्ट्रूमेंट, सुनना ध्यान से, इफ एसी इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन डीसी, एक सेकेंड, एसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में पॉइंट लिखे, एक पॉइंट और लिखना है कि जो एसी इंस्ट्रूमेंट है इसका तो एक पॉइंट यहाँ हो गया, ठीक है, एक पॉइंट और है, ये सुन लो, एसी इंस्ट्रूमेंट काम किस प्रिंसिपल पे करता है, तो इसका आंसर है हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट तो शो करता है, तो इसीलिए एसी इंस्ट्रूमेंट का जो जितना भी फंक्शन है मेजरमेंट वाला वो सब चलता है क्या चीज के हिसाब से, हीटिंग इफेक्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पे सुनना ध्यान से, एसी इंस्ट्रूमेंट जो होता है, कभी ऐसा सवाल आ जाए तो फंस जाओगे, बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, लेकिन वही वही डीसी इंस्ट्रूमेंट जो होता है, जो कि आप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से नापते हैं, अरे डीसी करंट हो गया, डीसी वोल्टेज हो गया, उसमें डीसी वोल्टेज को मेजरमेंट करना है तो जो आप मीटर और वोल्ट मीटर बनाते हैं उसमें गैल्वेनोमीटर रहता है, जानते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सर डीसी इंस्ट्रूमेंट जो होता है ना वो बेस्ड होता है मैग्नेटिक इफेक्ट पे। याद है, कॉइल पे टॉर्क लगता है, टॉर्क घूमता है, तो टॉर्क घूमने से डिफ्लेक्शन आता है, कांटा घूमता है, याद है ये सारा कहानी। कॉइल था, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर इस तरीके से, इसे कॉइल था और ऐसे स्केल था, ऐसे ऐसे स्केल था इस तरीके से। तो आपको दिमाग में रखना है कि सर डीसी इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन क्या चीज पे बताओ, बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट। हाँ, अब यही सभी लोगों से सवाल है, मैग्नेटिक इफेक्ट। हाँ, अब सवाल ये है ना कि अगर एसी इंस्ट्रूमेंट को डीसी चेक करने के लिए यूज कर दे या डीसी इंस्ट्रूमेंट को एसी चेक करने के लिए यूज कर ले तो क्या होगा, यही सवाल है। ठीक है, क्या होगा ये बताओ। देखो, आपको पहले यहाँ पे फोकस करना है, हम क्या लिखे, ए सुनो ध्यान से, एसी मेनली शो हीटिंग इफेक्ट ज्यादातर, इसका ये मतलब नहीं है कि मैग्नेटिक इफेक्ट शो नहीं करता है, करता है, लेकिन उसका इफेक्ट हमको उतना देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन ये नहीं बोल देना कि करवे नहीं करता है। ठीक है, बात में आया, हाँ नहीं करता है। अच्छा अब सुनो ध्यान से, अब नीचे हम सभी लोगों से सवाल पूछ रहे हैं, क्वेश्चन है यहाँ पे, हम बोलेंगे कि एसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में है ना, तो इसी के नीचे लिखते हैं कि अगर सर एसी इंस्ट्रूमेंट को हम यूज कर ले, यूज्ड इन डीसी, यहाँ पे लिख देते हैं इफ, एसी इंस्ट्रूमेंट को लिख देते हैं इफ यूज्ड इन डीसी, यदि हम डीसी मेजरमेंट के लिए यूज कर ले, इफ यूज्ड इन डीसी मेजरमेंट, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, सुनना पड़ेगा आपको, एक मिनट बस, यानी कि जैसे कि कौन सा सर, हॉट वायर एमीटर, हॉट वायर वोल्ट मीटर को अगर हम यूज कर ले डीसी करंट के मेजरमेंट के लिए, तो क्या होगा, सुनना ध्यान से, क्या होगा, तो इसका आंसर ये है कि सर हॉट वायर एमीटर और हॉट वायर वोल्ट मीटर ये एसी करंट मेजर करता है, एसी वोल्टेज मेजर करता है, आप इसको यूज करने जा रहे हैं बैटरी का वोल्टेज, यानी कि डीसी मेजर करने जा रहे हैं। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है, हम क्या बोल रहे हैं कि एसी इंस्ट्रूमेंट है, आप उससे मेजर क्या करने जा रहे हैं, तो डीसी भी सटाओगे इसे तो मेजर होगा कि नहीं, बस ये पूछ रहे हैं, तो इसका आंसर है होगा, कारण क्योंकि वह हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड है। एसी इंस्ट्रूमेंट किस पे बेस्ड है, हीटिंग इफेक्ट पे। आप मेजर करने जा रहे हैं डीसी, और डीसी तो शो करता है हीटिंग इफेक्ट, अरे डीसी शो करता है कि नहीं हीटिंग इफेक्ट, ये बताओ, डीसी शो करता है ना, डीसी शो करता है हीटिंग इफेक्ट, तो यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं बताओ, इफ एसी इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन डीसी मेजरमेंट तो इट वर्क्स, इट विल नॉट वर्क्स, it will works because it will works because क्या, DC also show heating effect। अब भाई उतना नहीं लिखेंगे कि हॉट वायर है, बहुत लंबा चौड़ा स्टेटमेंट हो जाएगा, समझ, हम तो लिखने वाले थे इट विल वर्क्स बस,
हाँ ठीक है। हाँ यहाँ पे देखते हैं, ठीक है क्या होगा इफ, अब लास्ट पॉइंट है, इफ यूज्ड इन एसी मेजरमेंट। आप लोग बताओ इसका आंसर, आप सभी लोग गेस करो। इफ यूज्ड इन एसी मेजरमेंट, अच्छा एसी मेजरमेंट के लिए गए तो सर हम यूज क्या करने गए हैं, डीसी इंस्ट्रूमेंट। तो डीसी इंस्ट्रूमेंट बेस्ड होता है मैग्नेटिक इफेक्ट पे। हम गए तो एसी बोला देख भाई हम करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट, लेकिन मेनली हम क्या करते हैं बताओ, हीटिंग इफेक्ट। तो तुम मैग्नेटिक इफेक्ट पे बेस्ड है ना, तो हम क्या करेंगे, सुनना ध्यान से, हम क्या करेंगे कि सुनना, एक तो क्या आंसर दे सकते हो कि नहीं वर्क करेगा, ठीक है, लेकिन ऊपर ही ऊपर आप यह समझो वो सब छोड़ो, मान के चलो कि यहाँ पे शो करता है, थोड़ा बहुत शो करता है, तो इट विल वर्क, मान लो इट विल वर्क, यहाँ भी वर्क करेगा, लेकिन लेकिन अब सुनना, आपको करंट मेजर करोगे तो जीरो देगा, और वोल्टेज भी मेजर करोगे तो क्या देगा, जीरो। क्योंकि इसको दो लॉजिक से समझा जा सकता है। अगर आप एसी देखो, अब ये भी लिखे कि डीसी इंस्ट्रूमेंट क्या मेजर करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट, सॉरी डीसी इंस्ट्रूमेंट बेस्ड होता है मैग्नेटिक इफेक्ट पे, और यह मेजर क्या करता है, एवरेज वैल्यू। तो आप एसी मेजरमेंट करने गए हैं, तो एसी में देखो, एसी में अगर एक कंप्लीट वेव देखोगे ना, तो उसका एवरेज वैल्यू जीरो होता है, जितना ऊपर पॉजिटिव उतना ही नीचे निगेटिव। तो उसका एसी करंट का जो एवरेज वैल्यू होता है एक साइकिल का, वो कितना होता है, जीरो। तो यह क्या करेगा, सिंपल बोले कि हाँ भाई काम तो करेगा, तो ऐसा काम के का फायदा कि आई जीरो अब भी जीरो बता रहा है, खाली लिख दिए कि काम करेगा। और नहीं तो आप फिजिक्स के इनर्शिया से भी समझा सकते हैं कि एक सेकंड में कांटा को 50 बार इधर 50 बार इधर जाना हो, तो इनर्शिया के वजह से जा भाई नहने जाएंगे नहने जाएंगे, ये बॉडी इन रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। देखते हो कोई किताब के नीचे एक पेपर रख दो और जोर से झटका देके खींचो, तो किताब वहीं रह जाएगा, पेपर मोशन में आ जाता है। ये तो 9 क्लास का बेसिक इनर्शिया का डेफिनेशन है। तो यहाँ पे भी हम लिख दिए कि क्या होगा भाई, आपको ओवरऑल बात यही है कि आपके काम का ये चीज नहीं होगा, आप मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। बस याद रखना कि हाँ एसी वाला को एसी में यूज कर सकते हैं और डीसी में भी, लेकिन डीसी इंस्ट्रूमेंट को सिर्फ डीसी मेजर करने में यूज करो, एसी मेजर करने जाओगे वैल्यू जीरो मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, वैल्यू जीरो मिलेगा, ठीक है, बस ये लिख लो, इधर हम मिटाएंगे फिर। इफ यूज्ड इन एसी मेजरमेंट इट विल वर्क, बट बट अगर ऑप्शन रहे कि काम नहीं करेगा या काम करेगा, ऐसा तो नहीं रहता ऑप्शन, आप समझ जाना ऑप्शन के हिसाब से। तो बहुत सारा थ्योरी 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 हो गया, बहुत सारा चीज, ठीक है। आ, देखो भाई, चाहे बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई हो या कुछ भी हो, कोई सा भी बोर्ड हो, आपको कोई भी एक ऐसा सिंगल पॉइंट हम नहीं यहाँ पे छोड़े हैं जो आपसे क्वेश्चन आ जाए। ये आखिरी के 2 पॉइंट लिख लेना, इसमें हम क्या लिखे हैं, थीटा, थीटा मतलब जानते हो डिफ्लेक्शन, थीटा मतलब क्या होता है, डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेंट, और यहाँ पे होता है डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर। कैसे, हीटिंग इफेक्ट में पढ़े हो, H बराबर आई स्क्वायर आर टी, हीटिंग इफेक्ट पे शो करता है, तो याद रखना यहाँ पे डिफ्लेक्शन आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, और यहाँ पे डिफ्लेक्शन आई के प्रोपोर्शनल, इस वाले में अरे उल्टा लिख दिए यार, वेरी सॉरी, ठीक है। हाँ नहीं, हमें लगा कि पहले उधर हम लिख रहे। लीनियर स्केल किसको बोलते हैं ना, सुनो, लीनियर स्केल उसको बोलते हैं
एकदम करे यूनिफॉर्म ऐसे 1 एम्पियर, फिर 5 गो लाइन, फिर 2 एम्पियर, फिर 5 गो लाइन, फिर 3 एम्पियर ऐसे। नॉन लीनियर स्केल में 1 एम्पियर, फिर 2 एम्पियर थोड़ा दूर बाद आएगा और 7 लाइन बाद, फिर 10 लाइन बाद 3 एम्पियर आएगा। तो नॉन लीनियर स्केल हम इसीलिए आपको यहाँ पे बताएं, यहाँ पे मिटाए नहीं है, मिटाए हैं नहीं, ठीक है, बस रहने दो इसमें, आप याद रखना बात, इसमें अब कुछ नहीं है। थ्योरी में एसी का हो चाहे डीसी का हो, क्यों ये ज्यादा चांस होता है ना पूछने का कि स्केल ऑफ एसी इंस्ट्रूमेंट इज लीनियर, नॉन लीनियर या यूनिफॉर्म दे देगा, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म ऐसे करके, तो आपको याद रखना है नॉन यूनिफॉर्म या नॉन लीनियर। ये सब नए नए सवाल जो है जो बन सकते हैं, एनसीईआरटी पढ़ोगे पूरा तो आपको ये सब मिलेगा कहानी कि क्या है नहीं है, इसको मिटाते हैं इधर। अब आपको थ्योरी से ज्यादा दिमाग खराब नहीं होगा, ठीक है, वैसे थ्योरी से तो दिमाग खराब हो रहा है तो फिर इसमें क्या होगा। चलो कल बताना, सुनना, कल लास्ट में हम क्या बताए थे बताओ तुम। आई का फॉर्मूला क्या होता है एसी करंट में, आई किस इक्वेशन में जनरली होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब देखते हैं ध्यान से सभी लोग कि हम बोलेंगे आई बराबर होता है हमारा आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब सभी लोग यहाँ से ध्यान देना क्योंकि अब यहाँ से थ्योरी कुछ हम बता नहीं रहे, ठीक है। आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी हमने कैसे निकाला, तो फेराडे का सेकंड लॉ यूज किया था और उसको निकाला था माइनस डी फाई बाई डी टी से, फाई के जगह पे बी ए क्या, बी ए कॉस थीटा भर के। खैर उसके बाद हम आपको ट्रांसफार्मर में इस चीज को समझाए थे, ट्रांसफार्मर बोल रहे हैं क्या था, अरे जनरेटर, जनरेटर जब घूमता है तो क्वाइल जब घूमते हैं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो वहां पे ऐसा करंट आता है। आपको ध्यान देना ऐसा करंट कब आता है, तो कोई भी क्वाइल, जनरेटर का क्वाइल जब मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है तो घूमता है तो ऐसा करंट प्रोड्यूस करता है। इसीलिए कल के क्लास में आपको बताए भी थे एसी करंट जो है प्रोड्यूस होता है कहां से बताओ, जनरेटर से, और सोर्स उसका है जनरेटर, एसी जनरेटर, और डीसी करंट का सोर्स है डीसी जनरेटर, या बैटरी से ले लो या सोलर पैनल से ले लो। सोलर पैनल से जो करंट मिलता है वो हमारा कैसा होता है, डीसी करंट। बाद में आप एसी बदल लो अलग बात, ठीक है। अच्छा तो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान देना, और रूल भी क्या लगाए थे, हम लेफ्ट हैंड रूल नहीं लगाते हैं, लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं वहां पे, यहाँ पे हम लोग लगाए थे क्या, कौन सा, राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। राइट हैंड की लेफ्ट हैंड से निकाले थे, लेफ्ट हैंड पाम रूल, वहां पे हम लोग किए थे राइट हैंड पाम रूल। चलो यहाँ पे ध्यान देंगे अब अच्छा से, अब वो सब थ्योरी अब हटाओ, बिल्कुल फ्रेश दिमाग के साथ यहाँ पे ध्यान दो क्योंकि हम क्वेश्चन अब देने वाले हैं और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो देखो क्या है सिंपल कि हम यहाँ पे इसका एक ग्राफ बनाना चाहे, ग्राफ, ध्यान देना सभी लोग, ऐसे थोड़ा सा और छोटा बनाते हैं, एक सेकेंड। अब हम क्या बोले कि आपको यहाँ पे ध्यान देना है, अब बिल्कुल आवाज नहीं, देखो हम आपसे बोले कि एक करंट है, चलो ठीक है, एक करंट है और एक टाइम है, एक करंट है टाइम। अब आपको ध्यान दो, एसी करंट का एक खास बात होता है कि उसमें एक मैक्सिमम वैल्यू
और एक मिनिमम वैल्यू बार बार रिपीट होते रहता है। ये हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, बताओ किस चीज का लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, डॉट डॉट लाइन, मैक्सिमम वैल्यू माइनस, हाँ माइनस भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ माइनस हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। और ये है हमारा मिनिमम वैल्यू, ठीक है, ये हमारा मिनिमम वैल्यू ऐसे। और करंट जो है, सुनना ध्यान से, अरे कोई दिक्कत नहीं, सुनो, करंट यही मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बीच में चलते रहता है। ये वाला हाफ वेव मिटा दिए, दो को कंप्लीट वेव हम बनाए हैं, ठीक है, दो कंप्लीट वेव, देखो एक वेव और फिर दो वेव, ठीक है। आप यहीं से आपको सारा चीज समझना है। देखो ये है आपका आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू प्लस आई नॉट, और ये है आपका माइनस आई नॉट, ठीक है, ये है प्लस आई नॉट माइनस आई नॉट, ये चलते रहता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है बोलो, जीरो, यहाँ पे टाइम कितना है, जीरो। चलो अब आगे की तरफ चलते रहेगा वो सब, ठीक है। अब हम आपसे पूछेंगे, सुनना ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पे अब हम एक एक करके केस बनाएंगे, ठीक है। केस फर्स्ट, यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे टाइम जीरो है, कोई बताएगा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टाइम, यहाँ पे भी टाइम जीरो होगा, ठीक है, यहाँ पे भी टाइम जीरो होगा, अलग अलग आपको यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम अब एक एक करके निकालते हैं। देखो क्या निकालने वाले हैं, केस फर्स्ट। पहले हम बोलेंगे कि देख भाई, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा, और टी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बताओ, जीरो, टी के जगह पे जीरो, तो आई बराबर भी कितना हो गया, जीरो। अब देखो हम पूछ रहे हैं क्या, कि आप जो ग्राफ बनाते हैं ऐसे साइन का, तो उसमें होता है पाई बाई टू, 3 पाई बाई 2 ऐसे। तो आपको याद है ये ग्राफ किसका है बताओ, ये साइन का ग्राफ है, किसका ग्राफ है, साइन में मैक्सिमम वैल्यू 1 जाता है, और 1 कब आता है बताओ, पाई बाई 2 पे, कितना पे, पाई बाई 2 पे, पाई बाई 2 पे आता है। अच्छा, और यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा, ये है जीरो, पाई बाई 2, ये पाई, अरे भाई पाई के टर्म में भी चल रहा है, साइन का ग्राफ लेके पाई, साइन का पाई बाई 2 पे 1 होता है ना मैक्सिमम वैल्यू, अब फिर पाई पे साइन का वैल्यू जीरो हो जाता है। चलो फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ए वाला क्या है, पाई बाई 2 देखो, पाई बाई 2 2 पाई बाई 2, एक और यहाँ पे आया 3 पाई बाई 2, कैसे देखो ना, पाई बाई 2 आधा, पाई बाई 2 2 पाई बाई 2, वाउ पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 पाई बाई 2, यहाँ पे बताओ क्या आएगा, यहाँ पे हो गया पाई, यहाँ पे हो गया पाई, तो 2 पाई, कितना हो गया, 2 पाई, बस। अभी एक वेव के लिए पूरा आपको याद रहना चाहिए क्या है, ये क्या है, पाई बाई 2। आप हमसे पूछेंगे कि सर ये पाई बाई 2 है क्या, ठीक है, तो आप यहाँ पे अंदाजा लगाना क्या है, रुक जाओ। अब यहाँ पे हम लिखते हैं केस 2, ध्यान देना जी, केस 2, आई बराबर लिखे, केस 1 में हम क्या चले बताओ, एट टी बराबर कितना जी, टी बराबर 0 पे, ठीक है। अच्छा अब हम आगे चलते हैं, ध्यान देना, अब आगे चलते हैं, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो 0 पे तो देख लिए कहानी कितना करंट है, अब हम कहानी देखने वाले हैं कितना पे, पाई बाई 2 पे, तो लिखेंगे केस 2 एट टी बराबर कितना बोलो, पाई बाई 2, टी बराबर पाई बाई 2 पे क्या होता है, सभी लोग बताओगे अब जल्दी से, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा के जगह पे लिख देना 2 पाई बाई टाइम पीरियड, 2 पाई बाई टाइम पीरियड। अच्छा और टी के जगह पे क्या लिखना है बताओ, कितना, पाई बाई 2, पाई बाई 2 कितना हो गया, पाई स्क्वायर हो जाएगा, अरे टी हमें हटाना है तो क्या कर सकते हैं ये बताओ, टी हटाना है तो क्या चीज के टर्म में, एक सेकेंड रुक जाओ, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड भाई हल्ला मत करो, ए सुनो, 1 मिनट बोर्ड पे ध्यान देना, ये ग्राफ क्या चीज का है, ए वाला आई और टी का, तो कायदे से हमें टी पे टाइम रिप्रेजेंट करना चाहिए, क्या रिप्रेजेंट करना चाहिए, टाइम पीरियड। हम साइन के ग्राफ का वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंगल रिप्रेजेंट कर रहे थे, पाई बाई 2, ये सब क्या होता है एंगल, लेकिन ग्राफ किसका है बोलो, टाइम का।
तो टाइम से हम पूछेंगे तो ये बताना, ये एक वेव को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। तो ये देखो, ये है आधा वेव, तो आधा वेव को कंप्लीट करने में टाइम लगेगा कितना? t/2। और जब वेव यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो टाइम हो चुका होगा t। एक कंप्लीट वेव को बनने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। तो ए हो गया हमारा आधा वेव, तो इसको बनने में टाइम लगा होगा t/2। ए हो गया पूरा वेव, इसको बनने में टाइम लगा होगा कितना? t। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट है कि आप ए और ए वाला बस बता दो, हो गया खेला, बाकी कुछ नहीं हम पूछेंगे आपसे। ए कितना होगा बताओ? ए कितना होगा? पाई के टर्म में नहीं, टी के टर्म में कितना होगा? t/2 इतना है, इसका आधा, ये कितना होगा? t/4। बहुत बढ़िया। और यहाँ पे है t/2। बहुत बढ़िया। ये t/4 और ये t/4 यहाँ पे हो गया t/2। बस ये वाला बता दो कितना होगा? मेरे ख्याल से t/4 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 3t/4। सही है क्या? ये बताओ, कितना दूर t/4, फिर t/4 और फिर t/4। हम पाई हटा दिए क्योंकि पाई एंगल ले रहे थे ना, गलती कर रहे थे। हमें क्या लेना था बताओ? टाइम लेना था। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 3t/4 ए। अब सही है। अब बोलो टाइम तो जीरो, तो चलो ये तो सही कैलकुलेशन है। अब बोलो टाइम कितना भरेंगे, जल्दी से बोलो। t/4। तो यहाँ पे टाइम की जगह कितना भरेंगे बताओ जल्दी से? t/4। हमको पता कैसे चला गलती कर रहे हैं? क्योंकि टी टी कैंसिल नहीं हो रहा था, वैल्यू कैसे आएगा? चलो अब बताओ, टी से टी कैंसिल, टी से टी कैंसिल है, आवाज नहीं। और बोलो कितना? I0 साइन π/2। I0 साइन π/2। तो यहाँ पे कितना आया? I बराबर π/2 1 होता है, तो I बराबर कितना आया? I0। I बराबर कितना आया बताओ? I0। I0। अब इसका मतलब ये है एकदम सिंपल कि अगर टाइम हमने π/4 लिया है तो इस समय देखो करंट कितना है? I0 है कि नहीं? और टाइम अगर हमने 0 लिया है उस समय करंट देखो कितना है? तो जब ये आप ग्राफ आपके दिमाग में जाने लगेगा तब समझोगे कि अच्छा, ये ग्राफ में I0 साइन ओमेगा टी में अगर हम टी का अलग अलग वैल्यू लिखेंगे तो उस समय हमें अलग अलग करंट मिलेगा। तो चार फेमस केस है इसमें, एक हो गया 0 पे, एक t/4 पे और एक t/2 पे। चलो इसमें केस 3 का निकालते हैं, जल्दी से बताना सभी लोग। केस 3 कितना पे निकाले बोलो? एट t/2। एट t बराबर t/2 ना, बताओ कितना आएगा? एट t बराबर t/2, जल्दी से बताना। तो यहाँ पे बोलेंगे सर I बराबर होता है I0 साइन ओमेगा टी। आराम से ना, कोशिश करो समझने का, ठीक है? हाँ, तो I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। देखो, और इसका क्लैरिटी आपको 2 मिनट के अंदर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन हम देंगे उससे, एकदम ये सिंपल सवाल। बोलो जल्दी, I0 साइन ओमेगा टी। I0 साइन 2π टाइम पीरियड, और टी के जगह पे कितना? t/2। t/2 साइन पाई का वैल्यू, साइन पाई का वैल्यू 0, तो -1। आवाज नहीं। आई का वैल्यू 0, क्या समझ में आया? अगर आप t/2 पे जाओगे, आप देखोगे तो वहां पे आपको करंट कितना मिल रहा है? 0। t/2 पे करंट 0, ठीक है? अच्छा, आपको फिर अब कहाँ चलना है? एट t बराबर 3t/4। अब आप खुद से कर सकते हैं, सुनना ध्यान से, जल्दी से हम इसको करते हैं। यहाँ पे मिटा के आप इधर वाला लिखो तब तक, ठीक है? ये दोनों अपने से निकाल के दिखाओ, ये ए वाले और ए वाला पे अपने से निकालो। बोलो क्या? हाँ,
अच्छा, और इसका हो जाएगा केस 4 आप देखेंगे एट टी बराबर टी, मतलब एक टाइम पीरियड के बराबर, तो करंट हो जाएगा हमारा, हो गया ना। केस 3 तो हो गया 1 2 3 में t/2 था, तो उल्टा लिख दिए पहले 0, अच्छा 1 2 3, हाँ 3t/4, 3t/4 पे I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, I बराबर I0 साइन 2 पाई बाई टाइम पीरियड इंटू 3t/4, तो कितना हो जाएगा I बराबर I0 साइन कितना, ऊपर कितना बचा, 3 बचा, 3 पाई/2, यही बचा ना। हाँ तो 180, हाँ 270 हो गया। I बराबर I0 साइन, अरे हो गया हमारा 270 डिग्री, तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस, एक सेकेंड, 3 पाई/2 है ना, तो डायरेक्ट लिखते हैं I0 साइन 3 पाई/2 होता है -1, I बराबर हो जाएगा -I0, 180 गुने 3/2 270 डिग्री आएगा, साइन 270 -1 होता है, ठीक है। आप निकाल के भी देख सकते हैं, साइन 360 -90, तो हो जाएगा कितना, साइन 270 हो जाएगा। अब देखो एक सेकेंड, ये साइन 270 को कैसे लिख सकते हैं, और 360 पे हमारा होता है कितना, चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, तो कितना लिखाएगा बताओ, साइन 90 लिखा जाएगा, साइन 360 -90 साइन 90, और चूंकि 270 फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, वो भाई अपना किस में आता है, थर्ड में, किस में 360 माइनस, तो जो भी है माइनस तो लगेगा ही, यहाँ पे कितना हो जाएगा -1। थर्ड या फोर्थ दोनों में साइन जो है निगेटिव ही होता है, साइन का अपना घर होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ पे लिखना इफ टी बराबर टी, तो सभी का आंसर आना चाहिए आई का वैल्यू कितना, 0, सभी निकाल लेना, टी बराबर टी, तो आई का वैल्यू कितना, 0। अब सभी लोग के लिए क्वेश्चन, इफ इक्वेशन ऑफ एन एसी इज गिवन बाय, इफ इक्वेशन ऑफ एन एसी इज गिवन बाय, थोड़ा सा किताब देना तो क्वेश्चन में, उसी में से एक सवाल दे रहा है, ऐसा है, ला है मेरे पास है, दे रहे हैं।
20 साइन 200 पाई टी 20 साइन 200 पाई टी। हाँ, ये आपका 2015 का सवाल है। ऐसे आई बराबर 20 साइन 200 पाई टी फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी पीक वैल्यू। फाइंड क्या क्या निकालना है? पहला फ्रीक्वेंसी, दूसरा हो गया हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तीसरा हो गया टाइम पीरियड, चौथा हो गया मैक्सिमम करंट या पीक करंट, टाइम पीरियड, पीक करंट, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। हाँ, ये चार चीज बताना है आपको। एक हम बताएं, एक हम बताते हैं। देखो, ऐसे इक्वेशन देख के बहुत ही आसान सवाल है, बस इक्वेशन एक बार देखो सब बन जाएगा। देखो, आप पहले अपना इक्वेशन लिखना, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, और उसके नीचे क्वेश्चनवा लिख देना जो दिया हुआ है, आई बराबर 20 साइन 200 पाई टी। कर देना कि अब कंपेयर कर लो, जैसे कि आई नॉट के सामने 20 है तो डायरेक्ट आंसर पीक करंट मतलब आई नॉट पूछ रहा था, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 20 एम्पियर। ठीक है। अच्छा, और क्या पूछ रहा था? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, तो टी के पहले साइन के बाद जो आता है ओमेगा, तो टी के पहले साइन के बाद क्या है बताओ? 200 पाई, तो ओमेगा का आंसर हो जाएगा 200 पाई। 200 पाई, अब यूनिट जो भी होगा उसको लिख लेंगे, बस ऐसे वैल्यू लिखो ना 200 पाई। बात रहा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा सर? तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है कैसे? अब दो चीज निकालना है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। तो नीचे आ जाना, ओमेगा होता है 2 पाई एफ, एक और फॉर्मूला होता है ओमेगा का 2 पाई बाई टाइम पीरियड, याद है? तो यहाँ पे ओमेगा 2 पाई बाई टाइम पीरियड, ओमेगा के जगह पे आ गया है 200 पाई, और 2 पाई और एफ, 2 पाई से पाई कट गया, 2 से कट गया 100 बार में, कट गया ना, पाई से पाई या 2 से 100 बार में, तो फ्रीक्वेंसी कितना आ गया? 100 हर्ट्ज। 100 हर्ट्ज। वैसे ओमेगा का यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ओमेगा का फॉर्मूला थीटा बाई टी, रेडियन पर सेकेंड। खैर, ओमेगा 200 पाई और यहाँ पे 2 पाई बाई टी, यहाँ पे भी 2 पाई पाई। अरे भाई डायरेक्ट यहीं से निकालेंगे ना। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड होता है क्या बताओ? टाइम पीरियड बराबर 1 बाई फ्रीक्वेंसी, तो 1 बाई 100, यानी कि 10 के पावर माइनस 2 सेकेंड। आपको ऐसे प्रॉपर लिखना पड़ता है कि इक्वेशन को कंपेयर किए तो ऐसा हमें मिला। ठीक है, आप इसको नीचे से बना के बता सकते। चलो ये बताना तो हम अपने मन से दे रहे हैं, आई बराबर 20 साइन 314 टी, इसमें चारों बताना है। इफ आई बराबर इतना, फाइंड फाइंड फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, पीक करेंट, ये सब बताओ। सब लोग ऐसे ही बना सकते हैं।
चलो पूरे क्लास से सवाल है, कोई एमसीक्यू है। करंट यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कौन करंट का यूज करेंगे? डीसी, एसी, बोथ डीसी एंड एसी और नन ऑफ दिस। हाँ, यानी हमें केमिकल इफेक्ट करवाना है, तो केमिकल इफेक्ट करवाना है तो केमिकल इफेक्ट कौन करता है? डीसी। देखो अगर आप ये नहीं जानोगे तो ये सवाल आपसे नहीं बनेगा, सर ये क्या पूछ दिया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, ये बात है। कितना? 100 निकाल लो। आई नॉट तो डायरेक्ट हमको दिख रहा है, इसमें कितना बताओ? आई नॉट बराबर 20, आई नॉट साइन ओमेगा, ओमेगा 314, और अब ओमेगा से निकाल लेंगे 2 पाई बाई टाइम पीरियड होता है ओमेगा का फॉर्मूला, इतना बराबर 314। आप लोग बना, हाँ 3.14, तो कितना हो जाएगा हमारा? कितना रहा आंसर? 50। ठीक है, और जितना आंसर आएगा फिर उसको पलट दो, और नहीं तो फिर ऐसे बनाओ भाई, क्या ही बोले। ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड बराबर 2 पाई बटा ओमेगा 2 3.14, और ओमेगा के जगह भरो 314, तो ये नीचे हो जाएगा हमारा 100, तो 50, 50 हो जाएगा 1/50। हाँ, अब फ्रीक्वेंसी हो जाएगा हमारा कितना हर्ट्ज? 50 हर्ट्ज। टाइम पीरियड तो निकल गया, अब फ्रीक्वेंसी 1 बाई टाइम पीरियड, तो 1 बाई टाइम पीरियड, तो डायरेक्ट हो जाएगा आंसर कितना हर्ट्ज? 1/50 आया, तो उल्टा करेंगे। अब इसमें मत देखो कि हम अपने से छापेंगे, ठीक है? आपको दिया हुआ है तो सब आप बना सकते हो, ऐसे बताएं तो ठीक है। तुम बताओ, तुम उसको बोलो, हमारा उसका फॉर्मूला बताओ हमें, क्या बोलता है, करेंट का फॉर्मूला बताओ तुम, सिंपल। आई बराबर इंस्टेंटेनियस करंट का और एवरेज करंट का, दोनों का फॉर्मूला बताओ। नहीं पता? तुम बताओ। तो क्या कर दिए, मिटा दिए? तो इक्वेशन लिख लो, पूछो अपने से, जितना मन में आता है उतना लिखो ना। 20 साइन 314 टी, फाइंड, अब वही वाला है। बताओ तुम, आकांक्षा तुम बताओ। हाँ, क्या? dq बाई dt, कौन, क्या चीज का? ए, आवाज नहीं। इंस्टेंटेनियस करंट का dq बाई dt, और एवरेज करंट का डेल्टा q बाई डेल्टा टी। ठीक है, बैठो। ये फॉर्मूला सब लोग जानते हैं। ए, आवाज नहीं, देखो तुम पहला लाइन नहीं देखते हो ना अच्छा से, यही दिक्कत होता है। हम बोले आई एवरेज बराबर dq बाई dt, हम बताने क्या वाले हैं? हम तुम्हें बताने वाले हैं एसी करंट का एवरेज कैसे निकालते हैं, ठीक है? अब तुम एक, आवाज नहीं बोले कि इधर ध्यान दो। हम बोल रहे हैं कि कोई करंट बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, तो ऐसे करंट का हम लोग
क्या निकालते हैं, एवरेज करंट निकालते हैं। ठीक है, कोई करंट बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, तो हम लोग उसका एक एवरेज निकाल सकते हैं कि भाई एवरेज इतना करंट है, क्योंकि कभी कभी एकदम बढ़ के इतना चला जा रहा है, घट के इतना चला जा रहा है, बीच में जीरो भी हो जा रहा है। तो हम सिंपल बातें है कि पहले एवरेज करंट का एक फॉर्मूला नॉर्मल सोचते हैं। ठीक है, आई एवरेज होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। नॉर्मल एक बार में बताना, आई एवरेज डेल्टा क्यू को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी लिख सकते हैं। बताओ क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज निकालने का, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। और कहां से कहां इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, T1 से T2 तक। और डिवाइड हम दे सकते हैं इसको क्या चीज से, डेल्टा टी को इंटीग्रेशन ऑफ dt लिख सकते हैं। dt का इंटीग्रेशन टोटल टाइम आ जाएगा। तो इस चैप्टर में इस फॉर्मूला को समझने में लोग का जो पसीना छूटने लगता है कि कौन सा फॉर्मूला लिख दिए एवरेज करंट का, ये बड़का हाथी घोड़ा दो सूर दिख रहा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अलग नहीं है। अगर आपको बेसिक 9-10 वाला फॉर्मूला आता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, तब इसको डेल्टा क्यू को इंटीग्रेशन में ऐसे लिख सकते हैं और डेल्टा टी को इंटीग्रेशन में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो एवरेज करंट ही हो गया। अब आपसे हम पूछे, अभी अभी एक बात बोले कि एसी करंट वेरिएबल होता है, एसी करंट इज वेरिएबल, एसी करंट लगातार वेरी करते रहता है, एसी करंट इज वेरिएबल। ठीक है, सो वी मेजर, हम लोग क्या मेजर करते हैं बताना जल्दी से, एसी करंट इज वेरिएबल, तो हम लोग उसका एक एवरेज करंट हम लोग ज्यादातर कोशिश करते हैं कि निकालते हैं। एवरेज करंट इज, एसी करंट इज वेरिएबल, सो वी मेजर, सो वी मेजर कैसा करंट बताओ, एवरेज करंट, एवरेज करंट। अच्छा, तो तुम बोलोगे कि सर ठीक है एवरेज करंट मेजर करना है, तो एसी का तो ग्राफ तुम देख ही चुके हो अभी अभी, ऐसा होता है, ऐसा ऐसा। तो हम बोलेंगे कि चलो तुम एसी करंट का जो है ऐसे और ऐसे, हम बोलेंगे ना कि एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो तुम पूछोगे ना कि कितना देर का एवरेज वेलोसिटी बताना है, 2 घंटे का कि 3 घंटे का, हम बोलेंगे इस ट्रेन का एवरेज स्पीड निकाल के दे। तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब वैसे ही हम आपको जब बोलेंगे कि एवरेज करंट निकाल के दो, तो आप हमसे पूछोगे सवाल कि सर कब से कब समय का, t बराबर कितना से t बराबर कितना, तभी तो आप उसका वैल्यू भर पाएंगे T1 से T2। तो हम बोलेंगे कि 0 सेकंड से 10 सेकंड या 10 सेकंड से 50 सेकंड का हमें एवरेज निकाल के दो। तो वैसे ही आपको जब भी इक्वेशन दिया हुआ रहेगा ना, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा कि आप हमको 0 से t तक का एवरेज निकाल के दो, या 0 से t कितना था यहाँ पे, 0 से t/2 का एवरेज निकाल के दो, t/4 और यहाँ पे t/2, हाँ t/2। फिर बोलेगा ऐसे, यहाँ पे क्या था 3t/4, ऐसे 3t/4 और यहाँ पे था t। तो सबका आंसर अलग अलग आएगा। हम बोलेंगे ना कि करंट है, देखो यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे हम यहाँ पे लिख दिए इफ I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, ऐसे है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, करंट दे दिया। अब बोलेगा आपसे कि आप हमको एवरेज निकाल के दो, एक हम बनाएंगे, बाकी दूसरा बस दूसरा आपको बनाना है, बस यही, फिर उसके बाद क्लास खत्म। यहाँ पे हम एक एवरेज निकालेंगे, तुम जो भी बोलोगे, तुम बोलोगे सर 0 से t/4 का एवरेज निकालिए, या 0 से t/2 का निकालिए, हम निकाल लेंगे। ठीक है, एक हम सिखा रहे हैं, आसान कौन है, आसान वाला हम बना रहे हैं। ठीक है, 0 से t तक आसान है, कारण ये है कि ऊपर में पॉजिटिव और नीचे निगेटिव, इसका एवरेज 0 आएगा। फाइनल आंसर कितना आएगा, अगर हम यहाँ से यहाँ तक का एवरेज करंट निकालेंगे तो आंसर क्या आने वाला है, 0। ये 0 लाना कैसे है, फॉर्मूला का यूज करके। तो आप लिखेंगे कि ठीक है सर हम लोग चलते हैं एवरेज करंट निकालने, और फॉर्मूला जैसे आप बताए हैं वैसे लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी और नीचे इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, और उसके बाद बराबर लगा देते हैं T1 से T2 और यहूं लगा दिए T1 से T2। अब बोले कि चलो वैल्यू भरो, ये डेरिवेशन आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का जो मेन 2 पार्ट है, पहला पार्ट में आपको ऐसा ऐसा थोड़ा सा 1-2 क्लास में ऐसा मिलेगा, उसके बाद ये सब हट जाएगा। तो आपको ध्यान देना थोड़ा, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ आई के जगह पे क्या लिखेंगे, I0 साइन ओमेगा टी, आई बराबर I0 साइन ओमेगा टी। चलो बहुत बढ़िया, और नीचे थोड़ा बड़ा लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dt। सर टाइम, हाँ हाँ dt होगा, dt। सर टाइम बताइए, सर टाइम तो हम बोल दिए हैं
कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम निकाल रहे हैं, तो हम आपको यहाँ पे लिखेंगे कि हम निकाल क्या रहे हैं। जहाँ पे लिखना कि हम निकाल रहे हैं आई एवरेज फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर कितना t, हम लोग निकाल रहे हैं 0 से t तक का। यानी कि अगर हम बोले कि फॉर फुल साइकिल, कितना के लिए बताओ, हाफ साइकिल नहीं, हाफ पेंडल इसको बोले फुल साइकिल, ठीक है। हाफ साइकिल इसको बोलते हैं हाफ साइकिल ऑफ एसी, फुल साइकिल हो गया। तो हम फुल साइकिल कोई बोले तो समझ जाना है ऐसा, ठीक है। कोई बोले हाफ साइकिल का निकालो तो समझ जाना 0 से 2/2 t/2। चलो अब यहाँ पे लिख देंगे लिमिट में 0 और यहाँ पे t, 0 और t। चलो इंटीग्रेट करने में थोड़ा सा मदद करेंगे, कांस्टेंट बाहर आएगा, साइन ओमेगा टी का हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, और टी के कोफिशिएंट से डिवाइड होता है, इसलिए बोले इंटीग्रेशन नहीं आएगा तो दिक्कत है। यहाँ पे इंटीग्रेशन में अगर जो भी कांस्टेंट होता है उससे हम डिवाइड भी लगाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आई नॉट बाहर और ये हो गया इंटीग्रेशन, हाँ इंटीग्रेशन हो गया। और हाँ लिमिट 0 से t देखना, और नीचे यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dt, t बन गया, और ये तो आसान है 0 से t। आप जानते हैं कि अगर अपर लिमिट 0 है तो नहीं भी लिमिट लगाते तो काम चलता, लेकिन यहाँ पे लगा के चलना है यहाँ पे बिल्कुल, ताकि cos 0 का भी वैल्यू होता है तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अब वैल्यू भरना है, फिजिक्स नहीं, अब यहाँ पे वैल्यू भरो, बताओ जल्दी से, यहाँ भरते हैं वैल्यू। तो आई नॉट माइनस आई नॉट, ओमेगा को बाहर कर सकते हैं कि नहीं बताओ, ओमेगा को बाहर लिख सकते हैं, कांस्टेंट है तो। और आराम से समझना क्योंकि ये सब एसी करंट में आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आरएमएस वैल्यू निकालेंगे तो और खतरनाक इक्वेशन ऐसे सोल्व करना पड़ेगा, तो इसीलिए अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, देख लो क्या हो रहा है। माइनस हो गया, उसके बाद हो गया कॉस, और यहाँ पे क्या बचा ओमेगा टी, यू वाला ओमेगा बाहर निकाल दिया, नीचे वाला, हाँ। अब इसको लिमिट 0 से t, और नीचे वाला वही है हमारा, नीचे वाला वही है t, और 0 से t। आई नॉट दिमाग में बैठा हुआ है कि आंसर 0 आने वाला है, नहीं हुआ है तो क्वेश्चन 0 लाना है, ठीक है। चलो माइनस कॉस ओमेगा और टी के जगह पे अपर लिमिट बढ़ाया, अरे बोलो अपर लिमिट, हम अपर लिमिट के बाद लोअर लिमिट, माइनस कॉस ओमेगा और टी के जगह पे कितना 0, और डिवाइडेड बाय टी माइनस 0। जहां पे आपको कैलकुलेशन लगे कि दिक्कत है बताइएगा, ठीक है। तो आई नॉट बटा ओमेगा और माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस ओमेगा हो जाएगा 2 पाई बाय टाइम पीरियड इनटू टी, माइनस माइनस प्लस लिख सकते हैं ना, कॉस ओमेगा 0 हो जाएगा, कॉस 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा कॉस 0, और डिवाइडेड बाई कितना टी, आई नॉट बटा ओमेगा गुने टी से टी कट गया, कितना हो गया माइनस कॉस 2 पाई, कितना हो गया कॉस 360 डिग्री, कॉस 360 हो गया ना, तो -1 हो जाएगा सर, -1, ठीक है। कॉस 360 और यहाँ पे हो जाएगा कॉस 0 डिवाइडेड बाई टी, आई नॉट बाई ओमेगा, इसका वैल्यू हो गया -1, इसका वैल्यू हो गया +1 और डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। अच्छा आई नॉट बाई ओमेगा, ये सब कैलकुलेशन अलग ब्रैकेट में चल रहा है, ठीक है। तो आई नॉट बटा ओमेगा इंटू -1 +1, इसको घेर देना ऐसे ज्यादा बेहतर रहेगा यहाँ पे, हाँ कि -1 +1 0 बाई टी, आंसर कितना हो गया आई 0। यानी कि फुल एवरेज करंट जो होता है, एवरेज करंट निकाल लो या एवरेज वोल्टेज निकाल लो, फुल साइकिल का कितना होता है 0, फुल साइकिल का 0 होता है। और आपको अब समझ में आ गया होगा कि क्या बोलते हैं एसी करंट का जो है फुल साइकिल में 0 क्यों आ रहा था वहां, बस। 0 से टी हाफ साइकिल के लिए जो हम बोले थे कि हम बनाएंगे, दूसरा तुम्हें बनाना है, फॉर हाफ साइकिल आपको बनाना है।
बनाओ। ज्यादा हो गया क्या? ठीक है, हाफ साइकिल के लिए अपने से बनाना है। एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ एसी फॉर फुल साइकिल इज जीरो, ऐसा लिख सकते हैं इसके बाद। और आपको निकालना क्या था वो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि आपको निकालना है अब एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर हाफ साइकिल, हाफ साइकिल आई एवरेज इज इक्वल टू व्हाट, T1 बराबर 0 और T2 बराबर T/2। तो हम आपको क्लियरली बता दिए कि टाइम अगर गिवन नहीं है तो क्या मानेंगे कि फुल साइकिल ही पूछ रहा है। फिजिक्स के क्वेश्चन में कैसे होता है, अगर जब तक नहीं बोले कि एयर रेजिस्टेंस है तब तक नेग्लेक्ट करके चलना है। और ए होमवर्क है सभी का, बता दे ए वाला, ये होमवर्क है आपको। ये बनाना है कैसे, सेम ऐसा ही करना है, बस 0 से T/2 भरना है और बिना गलती किए आंसर तक पहुंचना है कितना आता है। ठीक है, सब प्रोसेस यही होगा। अगर आप बीच में गलती नहीं करेंगे तो आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। आई एवरेज, इसको होमवर्क है। हाँ ना ना निकालना, फिर तुम वही आंसर निकालने पे आ जाओ।